नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री लेक्चर्स वीडियो आपका चल रहा है और यह लेक्चर संख्या 11 है मित्रों। लेक्चर संख्या 11 बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री लेक्चर संख्या 11 और टॉपिक का नाम है आपका मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य से संबंधित आपका टॉपिक है। जो भी लोग हमारे सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप लोग मैसेज जरूर कर सकते हैं। ठीक है, मौर्य साम्राज्य संबंधित टॉपिक आपका है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी फीस है 1499 रुपया। 1499 रुपया हमारी फीस है। ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप लोग मैसेज कर लीजिएगा। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री और पेपर 1 हिस्ट्री, पेपर 2 हिस्ट्री और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी, बीपीएससी टीआरई 3.0 4.0 टीजीटी पीजीटी की कंप्लीट तैयारी, कंप्लीट कोर्स आपका ओपन है। 1499 रुपये में कंप्लीट कोर्स आप लोग को ज्वाइन कराया जाएगा। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी शो हो रहा है। और यह बात बता दूं आप लोग को, मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो टॉपिक मैं आप लोग को दे रहा हूं, यह आप लोग दे सकते हैं। ये कितना बढ़िया सारगर्भित बोधगम्य नोट्स है और यहाँ से सारे के सारे प्रश्न आपके आ जाएंगे। मतलब मौर्य साम्राज्य जो एक अलग यूनिट ही है, उसकी 100% तैयारी, बेहतरीन तैयारी, जबरदस्त तैयारी हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप लोग को कराई जाएगी। ठीक है, और ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे, लेक्चर्स वीडियो के नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगा, 3000 से 3500 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मिलेगी, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो आइए, आज लेक्चर संख्या 11 है। जहां से हम खत्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं। जिस टॉपिक को हमने खत्म किया था उसके आगे के टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक से संबंधित जो भी कुछ मैं आपको बता दूंगा, पढ़ा दूंगा। मेरा दावा है कि बिहार स्टेट पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आपका अगर अशोक से संबंधित, सम्राट अशोक से संबंधित प्रश्न आएंगे तो यहीं से आएंगे। ठीक है, बेहतरीन मटेरियल आप लोग के लिए है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का जो शासनकाल है, इसका जो पीरियड है वह ध्यान में रखिएगा। इसका जो पीरियड है 273 से 232 बीसी, 273 से 232 बीसी तक सम्राट अशोक ने शासन किया। 273 से 232 बीसी तक सम्राट अशोक जो थे वह मौर्य वंश के शासक थे। देखिए, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार मौर्य वंश की राजगद्दी पर बैठा और बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक बैठा। जैसा कि हमने बताया था कि बिंदुसार ने बहुत सारा विवाह किया था। उसकी बहुत सारे पुत्र थे और उसमें दो सबसे ज्यादा जिनका नाम आता है वह है राजकुमार सुसीम और राजकुमार अशोक। ठीक है, बाद में ऐसी अनुश्रुतियां मिलती हैं बहुत सारे ग्रंथों में, बहुत सारे बौद्ध ग्रंथों में भी और जैन ग्रंथों में भी, कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध करके गद्दी पर बैठा हुआ था। ठीक है, तो यह सम्राट अशोक का जो शासनकाल है 273 से 232 बीसी पर यह शासन करता है। और यह सम्राट अशोक जो था, अशोक बिंदुसार का पुत्र था। जैन अनुसूचियों के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। मतलब बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध उसने अपने 99 भाइयों का वध करके गद्दी पर बैठा। हालांकि कुछ विद्वानों में इसको लेकर मतभेद है, क्योंकि सम्राट अशोक ने जो अपने शिलालेख खुदवाए थे उसमें बहुत सारे उसके जीवित भाइयों का भी उल्लेख उसने किया था। तो अगर उसने सभी भाइयों का वध कर दिया तो कैसे शिलालेख पर उसने उन सभी का नाम खुदवाया जो उसकी सहायता करते थे राज्य कार्य में। ठीक है, बिंदुसार ने अशोक के बड़े भाई सुसीम को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। बिंदुसार ने किसको राजा बनाना चाहा? अपने बड़े पुत्र सुसीम को। ठीक है, लेकिन अशोक प्रधानमंत्री राधागुप्त की सहायता से, जैसा कि हमने बताया था कि आप लोगों को, कि मौर्य वंश की गद्दी पर सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य बैठता है और चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु और प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य रहते हैं। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के भी प्रधानमंत्री होते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार जब गद्दी पर बैठता है तो उसके भी प्रधानमंत्री
आचार्य चाणक्य रहते हैं। लेकिन जब चाणक्य अपने पद को त्यागते हैं या फिर उनकी मृत्यु के बाद उस पर प्रधानमंत्री बनते हैं, बिंदुसार प्रधानमंत्री बनते हैं राधा गुप्त, ठीक है। और इन्हीं राधा गुप्त की सहायता से अशोक सम्राट बनने में सफल रहा। मतलब राधा गुप्त ने सहायता की थी। और बहुत सारी राजवंशों में भी आप लोग देखते हैं कि वहाँ के प्रधानमंत्री या सेनापति शासक बनने में योगदान देते हैं। तो अशोक प्रधानमंत्री राधा गुप्त की सहायता से सम्राट बनने में सफल रहा। उसने राधा गुप्त को, जब वह शासक बना, राजा बना अशोक, तो उसने प्रधानमंत्री बनाया था। किसको? राधा गुप्त को प्रधानमंत्री बनाया, ठीक है। राधा गुप्त को अपना प्रधानमंत्री भी बनाया, ठीक है। अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में कलिंग युद्ध के बाद, जैसे कलिंग युद्ध हुआ, बहुत भीषण युद्ध हुआ था और भीषण नरसंहार हुआ था। कलिंग युद्ध वह युद्ध था, 261 BC में कलिंग युद्ध होता है, ठीक है। और यह इतना भीषण युद्ध था कि इसमें 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे। तो अशोक का हृदय द्रवित हो चुका उसमें भीषण रक्तपात जो हुआ था कलिंग युद्ध में, ठीक है। तो उसने इस रक्तपात से बहुत ज्यादा यह आहत था और उसने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया, ठीक है। एक उपगुप्त नामक भिक्षु था, उसने बौद्ध धर्म स्वीकार करने में उसकी मदद की थी, ठीक है। राजतरंगड़ी के अनुसार अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। राजतरंगड़ी यह मानता है कि अशोक शुरुआत में भगवान शिव का उपासक था और वह शैव धर्म का अनुयायी था। लेकिन एक बात आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। देखिए, अशोक का जो धम्म था, अशोक ने जिस धर्म का प्रचार किया वह नैतिकता पर आधारित धर्म था। वह बौद्ध धर्म का सम्मान करता था, लेकिन पूरी तरह से वह बौद्ध नहीं हुआ था। ऐसा नहीं है कि वह पूरी तरह, अगर बौद्ध धर्म का सम्मान करता था लेकिन वह पूरी तरह से बौद्ध नहीं हुआ था। अगर वह पूरी तरह से बौद्ध होता तो बहुत सारे अभिलेखों में उसने अपने आप को, उसने स्वयं को देव नाम प्रियदर्शी कहा है, मतलब देवताओं का प्रिय, ठीक है। यह बात अशोक ने अपने स्वयं के बारे में कही है, ठीक है। तो अशोक का जो धम्म था वो नैतिकता पर आधारित था, उसको बौद्ध धर्म से लेकर नहीं जोड़ना चाहिए, ठीक है। अशोक की राज्याभिषेक, अशोक ने अपना राज्याभिषेक कैसे करवाया? जैसा कि हमने बताया है कि 272 BC से, देखिए यहाँ पर है 273 से 232 BC, 273 से 232 BC तक अशोक ने क्या किया? शासन किया, 273 से 232 तक, ठीक है। राजाभिषेक से पूर्व अशोक कहाँ का राज्यपाल था, कहाँ का गवर्नर था? उज्जैन का गवर्नर था। और यह जब उज्जैन का गवर्नर था उसी समय तक्षशिला में विद्रोह होता है और पहली बार विद्रोह को दबाने के लिए भेजा जाता है राजकुमार सिंह को, ठीक है। और दूसरी बार जब विद्रोह होता है तो विद्रोह को दबाने के लिए सम्राट अशोक को भेजा जाता है। लेकिन यह जान लें कि राजाभिषेक से पहले वह कहाँ का गवर्नर था? उज्जैन का गवर्नर था, ठीक है, अशोक। महाबोधि वंश और तारानाथ के अनुसार सत्ता प्राप्ति के लिए गृह युद्ध में अपने 99 भाइयों का वध करके अशोक ने साम्राज्य प्राप्त किया था, ठीक है। और यह तो हमने बताया था 99 भाइयों का वध किया था, लेकिन यह किसके अनुसार? एक बौद्ध गुरु थे, देखिए एक बौद्ध विद्वान थे तारानाथ, लामा थे ये, लामा, ठीक है। तो लामा तारानाथ के अनुसार यह माना जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध किया था। और महाबोधि वंश में भी यही जानकारी मिलती है, मतलब 2 प्रूफ मिलते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने आपको बताया कि अशोक ने बहुत सारे अभिलेखों में अपने जीवित भाइयों का उल्लेख किया है जो उसके राज्यकाल में सहायता करते थे। तो ऐसा हो सकता है कि उसके कुछ जो भाई उसका विरोध किए थे, हो सकता है उससे उनकी लड़ाई हुई हो, और जो उसका सहयोग किया हो उसकी लड़ाई न हुई हो, यह भी हो सकता है, ठीक है। 4 वर्ष तक चले इस उत्तराधिकार युद्ध के पश्चात अशोक क्या है 269 BC में विधिवत रूप से राजाभिषेक किया। मतलब 273 में यह राजा जरूर बन चुका था, लेकिन बहुत सारी अड़चनें थी और बहुत सारे उसके भाई उसका विरोध कर रहे थे, ठीक है। इसलिए उसने 269 तक उस जो भी आंतरिक कलह था उसका दमन किया, गृह युद्ध का दमन किया, उत्तराधिकार के युद्ध का दमन किया। मतलब 3 से 4 वर्ष लग गया। तो 269 BC में पूरी तरह से स्वतंत्रता के साथ फिर से राजाभिषेक करवाया, ठीक है। अशोक ने चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण की। चक्रवर्ती सम्राट की परिभाषा आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में मिलता है। अब देखिए चक्रवर्ती सम्राट क्या होते हैं, ठीक है। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब एक ऐसा सम्राट जिसका राज्य जो है चारों दिशाओं में फैला हो, ठीक है, उसे हम चक्रवर्ती सम्राट कहेंगे। तो सम्राट अशोक भी स्वयं को चक्रवर्ती सम्राट मानता है।
ठीक है। देखिए चाणक्य के अनुसार जो चाणक्य की अर्थशास्त्र में चक्रवर्ती सम्राट की जो परिभाषा है वह क्या है देख लीजिए। हिमालय से लेकर समुद्र तक 1000 योजन विस्तार वाला भूभाग चक्रवर्ती राजा का शासन होता है। और भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट थे। जब पहला चक्रवर्ती सम्राट किसे माना गया है? भरत को माना जाता है, ठीक है, भरत को, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, वह भारतवर्ष के पहले चक्रवर्ती शासक थे। मतलब हिमालय से लेकर समुद्र तक 1000 योजन का विस्तार उन्होंने पूरी तरह से जीत लिया था। मतलब आज का जो भारत है उससे भी बड़ा विशाल भारत, जिसमें भारत था, पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, म्यांमार था, थाईलैंड था, लाओस था, कम्बोडिया था, वियतनाम था, सब कुछ उसमें शामिल था, ठीक है। तो चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी चक्रवर्ती सम्राट की परिभाषा है कि हिमालय से लेकर समुद्र तक 1000 योजन विस्तार वाला जो भूभाग है उस पर चक्रवर्ती राजा का शासन होता है। और भरत जो थे पहले चक्रवर्ती शासक थे। स्रोत का मतलब यहाँ पर मैं अशोककालीन स्रोत की बात कर रहा हूँ। मतलब अशोक के राज कार्य के बारे में, अशोक के शासनकाल के बारे में क्या महत्वपूर्ण स्रोत है, क्या महत्वपूर्ण ऐसा स्रोत है जिससे अशोक के बारे में जानकारी मिलती है, सम्राट अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के जीवन की प्रारंभिक जानकारी जो मिलती है वह बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान, देखिए बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान एवं सिंहली अनुसूतियों से मिलती है। सिंहली अनुसूतियों से और दिव्यावदान से बौद्ध अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथों में अशोक की मां शुभद्रांगी मिलती है। अच्छा, बौद्ध ग्रंथों में यह पता है कि अशोक की मां का क्या नाम था? शुभद्रांगी। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आता है कि अशोक की मां का नाम क्या था। अशोक की मां का नाम था शुभद्रांगी और बौद्ध ग्रंथों में इसकी जानकारी मिलती है। अशोक के अन्य देखिए बौद्ध ग्रंथों में अशोक की मां का नाम शुभद्रांगी मिलता है और अन्य ग्रंथों में शुभद्रांगी के लिए एक और नाम है कि उसका नाम क्या था? धर्मा था। मतलब अशोक की मां शुभद्रांगी के अन्य नाम थे धर्मा, जनपद कल्याणी भी था। और वह क्या अशोक की मां शुभद्रांगी जो थी वह चंपा के ब्राह्मण की बेटी थी, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो अशोक की मां शुभद्रांगी थी जिसका नाम धर्मा या जनपद कल्याणी था। अशोक की मां शुभद्रांगी आजीवक धर्म की अनुयायी थी, आजीवक धर्म की अनुयायी थी। और अशोक का पिता बिंदुसार भी आजीवक धर्म का अनुयायी था। मतलब दोनों पति पत्नी आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। अच्छा, आजीवक जनसान जो थे वह क्या थे? कुलगुरु थे, किसके? शुभद्रांगी और बिंदुसार के। देखिए अशोक के नाम का उल्लेख किसमें, मतलब कौन से अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख है? तो मास्की, देखिए अशोक के नाम का उल्लेख 4 अभिलेखों में मिलता है। मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उद्गोलन अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है, दीपवंश में उसे करमौली कहा गया है। यह चारों बातें तो ध्यान रखिएगा कि अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख इसमें है। तो मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उद्गोलन अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नामों का उल्लेख है। पुराणों में इसे अशोक वर्धन कहा गया है, दीपवंश में करमौली कहा गया है। देखिए एक कनहल्ली अभिलेख है, कनगनहल्ली अभिलेख है, ठीक है। कनगनहल्ली अभिलेख में अशोक को राजा अशोक कहा गया है। राज्यो अशोक या राजा अशोक, राजा अशोक या राज्यो अशोक यह नाम दिया गया है अशोक को कनगनहल्ली अभिलेख में। तो देखिए यह सब टॉपिक जो है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और बहुत विशेष जानकारी आप लोग को देता है। देखिए कनगनहल्ली अभिलेख में अशोक के लिए राजा अशोक या राज्यो अशोक जानकारी मिलती है और गुर्जरा अभिलेख में अशोक ने स्वयं को राजा अशोक कहा है, ठीक है, राजा अशोक कहा है गुर्जरा अभिलेख में। अशोक को धर्मराज भी कहा गया है, ठीक है, गुर्जरा अभिलेख में। अभिलेखों में अशोक ने स्वयं को ईरानी शैली में देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी, मतलब देवताओं का प्यारा जैसी उपाधियां भी धारण की है। अशोक के अलावा देखिए देवनाम प्रियदर्शी उपाधि केवल अशोक ने नहीं धारण की थी, इसके अलावा अशोक के पौत्र दशरथ ने भी देवनाम प्रियदर्शी उपाधि धारण की। फिर श्रीलंका के शासक था तिष्य ने भी देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की। इसीलिए जब सम्राट अशोक को शुरुआत में अभिलेख मिले और उसमें देवनाम प्रियदर्शी शब्द लिखा हुआ था, तो उस समय के जो तत्कालीन विद्वान जो भी लोग थे, पुरातात्विक विद्वान, उन्होंने उस अभिलेख को श्रीलंका के राजा तिष्य से जोड़ लिया कि यह जो अभिलेख है यह अशोक के नहीं है, यह श्रीलंका के शासक तिष्य के अभिलेख हैं, क्योंकि श्रीलंका के शासक तिष्य ने भी अपनी उपाधि देवनाम प्रियदर्शी रखवाई थी। तो यह जान लें कि अशोक, उसका पुत्र पौत्र दशरथ
और श्रीलंका के शासक तीस, तीनों ने देवनाम-प्रिय की उपाधि धारण की थी, मतलब देवताओं का प्रिय। ठीक है, तो देखिए एक बात यह देखिए, अशोक ने देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की। इसका मतलब यह भी है कि अशोक जो था वह सनातन परंपरा को नहीं छोड़ा हुआ था, मतलब उसने बौद्ध धर्म को सम्मान दिया था केवल, लेकिन वह पूरी तरह से अंगीकार नहीं किया था। ठीक है, उसका जो धर्म का प्रचार था वो नैतिकता पर आधारित था। ठीक है, सम्राट अशोक ने स्वयं यह घोषणा कर दी थी कि अगर मैं अंतःपुर में हूं या अपने शयन कक्ष में हूं, अर्धरात्रि के समय अगर कोई बौद्ध भिक्षु या ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर आए, मेरे राजद्वार पर आए, तो ऐ द्वारपालो निसंदेह मुझे इसकी सूचना देना। यह सम्राट अशोक के घोषणा होती थी, सम्राट अशोक के यह वचन होते थे। ठीक है, राजाभिषेक से संबंधित मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा। मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने क्या कहा? अपने को बुद्ध शाक्य कहा। ठीक है, बुद्ध को देखिए सामंत पाशादिका और सुमंगल विलासनी। ठीक है, यह ग्रंथ है सामंत पाशादिका और सुमंगल विलासनी, यह महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसको मुझे हाईलाइट करना चाहिए था। सामंत पाशादिका और सुमंगल विलासनी, यह ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? बुद्ध घोष के द्वारा लिखा गया है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प से अशोक के बारे में, जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब दो महत्वपूर्ण ग्रंथ बुद्ध घोष का सामंत पाशादिका और सुमंगल विलासनी, यह बुद्ध घोष के ग्रंथ है, और आर्य मंजूश्री मूलकल्प, इन तीनों से अशोक के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। एक ग्रंथ और है अशोकावदान माला। अशोकावदान माला में यह जानकारी मिलती है कि उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को धर्मोपदेश की जानकारी दी थी। अशोक को धर्म उपदेश की जानकारी या अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का कार्य किसने किया था? तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने किया था, और यह जानकारी अशोकावदान माला में मिलती है। और अशोक को मतलब कि राजगद्दी पर बैठाने वाला या राजगद्दी प्राप्ति के मतलब उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त कराने वाला कौन था? तो राधागुप्त था। मतलब राधागुप्त की सहायता से अशोक उत्तराधिकार के युद्ध में विजय हुआ अशोक का। ठीक है, देखिए फिर एक और ग्रंथ है कल्हड़ की राजतरंगिणी है, जो कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। तो कल्हड़ की राजतरंगिणी में अशोक को कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक कहा गया है, कल्हड़ की राजतरंगिणी में। ठीक है, और राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने बितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना की। श्रीनगर जो जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, उसको बसाया किसने था? तो सम्राट अशोक ने ही बसाया था। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो झेलम नदी किनारे है। इसका पुराना नाम बितस्ता है। ठीक है, सारनाथ लेक जो आपका वाराणसी में सारनाथ है, वहां पर एक अभिलेख है सम्राट अशोक का। उसमें यह जानकारी मिलती है कि नेपाल जो था अशोक के साम्राज्य में था। अभी हाल ही में जो अखंड भारत का मैप बना है उसमें नेपाल को अखंड भारत में दिखा दिया गया है। जो भारतीय संसद, नया संसद बना है, उसमें अखंड भारत का मैप बना है, जिसमें पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, नेपाल को या बहुत सारे देशों को अखंड भारत में दिखाया गया है। तो नेपाल की जो सरकार थी, नेपाल के कुछ लोग थे जिस पर आपत्ति दर्ज कर रहे थे। अब देखिए, और अशोक के साम्राज्य में, अशोक का जो साम्राज्य था उसमें नेपाल भी क्या था? अशोक के साम्राज्य में शामिल था। अशोक की पुत्री थी चारुमती ने नेपाल में देवपत्तन, और देखिए अशोक की पुत्री थी चारुमती, उसने नेपाल में एक नगर बसाया था, देवपत्तन नगर। ठीक है, और अशोक ने नेपाल में ललितपत्तन नामक नगर बसाया। मतलब देवपत्तन और ललितपत्तन, देवपत्तन बसाया था चारुमती ने जो अशोक की पुत्री थी, और ललितपत्तन अशोक ने बसाया था नगर। ठीक है, तो ये सब महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए है, और यहीं से सारे के सारे प्रश्न आएंगे आप लोगों के। अशोक के साम्राज्य विस्तार, कई अभिलेखों से स्पष्ट हो जाता है कि उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक और पश्चिम में काठियावाड़ गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक स्थित था। बहुत बड़ा साम्राज्य था अशोक का। कल्हड़ की राजतरंगिणी से पता चलता है कि उसका अधिकार कश्मीर पर भी था, मतलब कश्मीर पर भी उसका अधिकार था। ऐसी जानकारी कल्हड़ की राजतरंगिणी में मिलती है। ठीक है, कल्हड़ की राजतरंगिणी में सम्राट अशोक को कश्मीर का शासक बताया गया है। इसके अनुसार उसने वहां
मतलब कश्मीर में, उसने वहाँ धर्मारिणी बिहार में अशोकेश्वर नामक मंदिर की स्थापना करवाई थी। मतलब यह भी जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक ने धर्मारिणी बिहार में, मतलब कि जो कश्मीर में था, धर्मारिणी बिहार में अशोकेश्वर नामक मंदिर की स्थापना कराई, और कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में देवपत्तन नामक नगर की स्थापना कराई। अभी हमने आपको बताया कि देवपत्तन नगर जो बसाया था, यह बसाया था अशोक की पुत्री चारुमती ने, ठीक है। लेकिन यह देवपत्तन आमतौर पर यह माना जाता है कि देवपत्तन और ललितपत्तन अशोक ने ही बसाया था, लेकिन इसमें देवपत्तन के निर्माण में चारुमती का भी योगदान था, ठीक है। तो अगर अशोक भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। देवपत्तन और ललितपत्तन सम्राट अशोक ने आपका नेपाल में बसाया था और कश्मीर में श्रीनगर नगर की स्थापना की, ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट सीरीज, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री लेक्चर्स वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। और हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, मैसेज बिल्कुल कर सकते हैं 8318397276, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है आप लोग का, बिहार स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 हिस्ट्री, और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 3, 4, 5 की कंप्लीट तैयारी आप लोग को कराऊंगा हिस्ट्री सब्जेक्ट का, और बेहतरीन जबरदस्त नॉलेज, जबरदस्त नोट्स, मटेरियल, आपको सब कुछ मिलेगा। तो जो भी लोग सीरियस हैं, गंभीर हैं, जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।